फ्रेंड बीआरएस क्लास में आपका स्वागत है। मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैंने पिछले क्लास में मैंने सूर्य का उत्पत्ति कैसे हुआ था इसके बारे में बताया था। आज मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सौरमंडल के बारे में बताता हूँ कि सौरमंडल का जो निर्माण है वो सूर्य और उसके जो 8 ग्रह हैं, इसके साथ साथ कुछ उपग्रह हैं, जो ग्रह हैं उसके कुछ उपग्रह हैं, इसके अलावा क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, इन सब से मिलके एक सौरमंडल का निर्माण हुआ। ठीक है। और इसका जो मुखिया है वो सूर्य है। अब सूर्य को मुखिया मानने का रीज़न जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, क्योंकि आप देखिए चैप्टर में क्या है कि मैं लाइन बाय लाइन में नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है सिर्फ उसी के बारे में बताऊँगा। अब देखिए इसमें जो मेन एक इम्पॉर्टेंट है कि पूर्णिमा और अमावस्या किसको बोलते हैं। ठीक है। और पूर्णिमा क्या होता है? पूर्णिमा होता है कि जब चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा जब रात्रि में पूर्ण रूप से अपने आकार में जब पूर्ण रूप से आ जाता है, पूर्ण रूप से ये दिखाई देता है और ज़्यादा प्रकाश में ये दिखाई देता है, उसी रात को हम पूर्णिमा की रात बोलते हैं। और जहाँ पे अमावस्या की बात करते हैं तो अमावस्या की रात्रि को जब चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है, नहीं दिखाई देता है, जिस रात्रि को एकदम पूरा अंधकार हो जाता है, उस रात्रि को हम अमावस्या की रात्रि बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो अंतराल होता है महीने में, एक महीने में एक बार पूर्णिमा आता है और अमावस्या भी एक महीने में एक बार आता है। ठीक है। अब होता क्या है, अब इसके बारे में बताऊंगा कि ये पूर्णिमा और चंद्रमा होता कैसे है। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है। इसके बीच में क्या आता है, अर्थ आ जाता है। ठीक है। इसके बाद आपको मून आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है, ठीक है, तो इस कारण होता क्या है कि इसका जो प्रकाश है ना, जो सूर्य का प्रकाश है, ये प्रकाश अर्थ से होकर गुजरता है। ठीक है। इसके बीच में आने की वजह से, ठीक है, इसके सिर्फ आधे भागों पे लगभग 180 डिग्री लाइट जाता है, मतलब कि आधे भागों पे 180 डिग्री भागों पे सिर्फ प्रकाश मिलता है। और हमें ये रात्रि में जो चंद्रमा है, हमें हमेशा ही इसका 59% भाग दिखता है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से पूरे भाग दिखते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, अब होता क्या है कि अब इसका पूर्ण चंद्रमा होने का रीज़न ये है। अब देखिए, क्योंकि हम बीच में आते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, हमारे से होके गुजरता है, तो हम जब इसको चंद्रमा को देखते हैं तो हमारे से पीछे से लाइट जब इसके ऊपर आती है, ठीक है, तो इस वजह से मून हमें दिखाई देता है। ठीक है। इसका जो भी भाग है, जब इस पर प्रकाश पड़ता है, हम पृथ्वी से इसको देखते हैं तो क्या होता है, क्योंकि हम बीच में हैं और हमारे पीछे लाइट है। ठीक है। जैसे घर में ही देखिएगा कि आपके पीछे कोई ट्यूबलाइट है, ठीक है, आपके पीछे है, उसके फ्रंट पे जो इंसान होगा और आप बीच में हैं, आपके पीछे ये लाइट है। ठीक है। अब इधर से ये लाइट जल रहा है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब इधर से लाइट जल रहा है, आप इस आदमी को आप देख रहे हैं, इसका जो फेस है आपके तरफ है, आपका फेस इसके तरफ है, तो ये इंसान आपके पीछे वाला लाइट की वजह से इसका फेस अच्छे तरह से दिखाई देता है। समझ गए। लेकिन अब क्या होगा कि वही चीज़ क्या होगा कि जिसकी वजह से ये रात्रि, जिसकी वजह से हमें चंद्रमा दिखाई देता है, ठीक है, जैसे चंद्रमा को ही मान लीजिए, तो ये चंद्रमा दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसे पूर्णिमा की, क्योंकि ये पूर्ण रूप से हमें दिखाई देता है, इसीलिए इसे पूर्णिमा की रात्रि बोलते हैं। इस रात्रि को हम पूर्णिमा की रात बोलते हैं। अब क्या होता है कि अब क्या कीजिए कि लाइट है, ठीक है, अब क्या कीजिए कि इस इंसान को बीच में खड़ा कर दीजिए और आप क्या हुए, यहाँ पे खड़े हो जाइए। ठीक है। इसका फेस आपके तरफ, आपका फेस इसके तरफ, और ये लाइट है, इस पे जो प्रकाश पड़ेगा तो क्या ये इसका फेस आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बहुत पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा। लेकिन क्योंकि ये सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की बात है, क्योंकि बड़े आकार में है, इसलिए ये पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इनके आकार बड़ी है। उसी तरह से क्योंकि इसका फेस नहीं दिखाई देगा, आप अनुमान लगाए होंगे क्या होता है, इसी तरह से होता है। तो इस वजह से क्या होता है, नहीं दिखाई देने की वजह से
ये हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि इसका पीछे वाला पोर्शन पर लाइट आता है, आगे वाला पोर्शन पर लाइट नहीं आता है। हम इसको देखते हैं, ये हमको देखता है। तो इस केसेस में क्या होता है, इसी रात्रि को हम क्या करते हैं, अमावस्या की रात्रि बोलते हैं, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देता है। सेम उसी तरह चंद्रमा है। चंद्रमा क्या होता है कि जब सूर्य है फिर ये चंद्रमा आ जाता है, क्योंकि इसका प्रकाश तो पड़ रहा है लेकिन हम इधर से देखते हैं, ठीक है। हम क्या होते हैं, इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है हम इधर से देखते हैं, जब इधर से प्रकाश पड़ता है तो ये हमें, क्योंकि इस वाले पोर्शन पर पड़ रहा है लेकिन इस वाले पोर्शन पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये दिखाई नहीं देता है। इसी रात्रि को अमावस्या की रात्रि कहते हैं। अब क्या होता है, ये हमेशा, जैसे कि हमेशा जो इसका अंतराल होता है, ये जैसे कि अमावस्या के 15 दिन बाद, अमावस्या की रात्रि के 15 दिन बाद पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा की रात्रि के 15 दिन बाद अमावस्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये 59% भागी दिखता है हमें। 59% भाग दिखने की वजह से सिर्फ 180 डिग्री ही लाइट हमारे चंद्रमा पे पड़ता है, ठीक है, हमेशा ही 180 डिग्री लाइट पड़ता है। अब ऐसा होने से तो ये हम नहीं मान रहे कि हर महीने चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण हो जाएगा। देखिए, ये होता इसलिए नहीं है हर महीने, क्योंकि जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पे 5.4 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से जो सूर्य का प्रकाश है ना, हमेशा इस पर पड़ता रहता है, ठीक है। झुकने की वजह से इस पर लगभग हमेशा प्रकाश पड़ते रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लगभग कोई ऐसा समय आता है, जैसे देखते होंगे साल भर में कोई ऐसा समय आता है जिस समय ये आमने सामने, ठीक है, ये होने की वजह से जो इसकी झुकाव है, जो इसका एंगल है, एक ऐसे रूप में बन जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसके ऊपर प्रकाश नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से ये सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण का रूप लेता है, ठीक है। तो ये साल में एक बार ही होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो खगोलीय पिंड क्या होता है, ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, सूर्य, चंद्रमा और ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहा। खगोलीय पिंड में ये पिंड क्यों इसको बोला जाता है, पिंड बोलने का रीज़न क्या है, जितने भी चीज़ें हैं इनका पिंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है ना, एक जैसे इसका जो फॉर्मेशन होता है ये ठोस रूप में होता है, ठीक है, ठोस रूप में होता है या पत्थर जैसा होता है, पत्थर के रूप में होता है, इसलिए ही इसको पिंड बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ जैसे कुछ खगोलीय पिंड है जो बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म होते हैं, ये गैस के बने होते हैं, ठीक है। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। जैसे सूर्य भी एक तारा है, जैसे पहले ही आपको मैंने बता दिया था कि जैसे जो भी चीज़ें हैं, जो तारा है, चाहे ग्रह है, चाहे उपग्रह है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इसका फॉर्मेशन गैस की वजह से, गैस और कुछ कण की वजह से, धूल कण की वजह से मिलने से बना हुआ है। ये पत्थर के फॉर्म में एक धीरे धीरे एक सॉलिड आइटम, ठोस के रूप में ये फॉर्मेशन हुआ, फिर इसके बाद से इसका निर्माण हुआ। इसीलिए एक इसको, क्योंकि ये ठोस के रूप में है और एक पत्थर के रूप में है, जिसकी वजह से ये इसको पिंड कहा जाता है। अब इसका पिंड कहने का, क्योंकि कुछ के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, लेकिन कुछ जिसको हम ग्रह उपग्रह कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसकी वजह से ये बड़ी मात्रा में होता है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़ी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से इसे, जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश जो आ जाता है गैसियस फॉर्म में, क्योंकि ये गैस के फॉर्म में जब होता है तो इसका जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन की वजह से इसके अंदर एक, जो आपको मैंने सूर्य का जो फॉर्मेशन बताया था, जिसमें कि एक रिएक्शन हुआ था, एटॉमिक रिएक्शन हुआ था, जिसके पास उसका अपना एनर्जी एक उत्सर्जित हुआ था, जिसकी वजह से ये सूर्य का फॉर्मेशन हुआ था। तो जो भी चमकीली चीज़ें हैं उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ था, जिसकी वजह से एक एनर्जी का रूप लिया था, जिसकी वजह से उसको एक तारे के रूप में फॉर्म में ये कर दिए थे। जिस तारे हैं, जिसका अपना प्रकाश है, उसको तारे के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए थे, ठीक है, उसको तारे बोलते हैं, जिसका अपना प्रकाश और ऊष्मा है। और ये प्रकाश और ऊष्मा आने का रीज़न मैंने बता भी दिया, तो इसलिए इसको तारे के फॉर्म में बोलते हैं। और दूसरा, जिसका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, जो नॉर्मली आपका एक पिंड की तरह होता है, एक ठोस पत्थर की तरह होता है, जो दूसरे से प्रकाश और ऊष्मा लेके अपना काम चलाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये ग्रह उपग्रह ये सब चीज़ें होती है, जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आगे ये है कि जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया है
कि जो रात्रि के समय जो अनगिनत तारे दिखाई देते हैं, ठीक है, जो समान लेकिन हमसे बहुत दूर हैं, ये मैंने पढ़ा चुका है। अब देखिए इसमें क्या है कि नक्षत्र मंडल और असमंडल, ठीक है, नक्षत्र मंडल किसको कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देखते हैं, ठीक है। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, ठीक है। इसको नक्षत्र मंडल कहने का क्या रीज़न है, जैसे कि जैसे आसमान में आप रात में कभी बचपन में देखे होंगे, एक अपने हिसाब से आप आकृति बनाते रहते होंगे, ठीक है। ये गोभी बन गया, ये कुछ बन गया, ये कोई या तो आप फ्रूट्स के रूप में बनाते हैं तो कुछ के रूप में या जानवर के रूप में बना लेते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं अपने पिक्चर। वो तारों को मिला के कुछ जोड़ के, कुछ तारों को मिला के हम बचपन में हमेशा ऐसा करते थे कि उसका एक इमेज बना लेते थे कि इस टाइप का सबको कुछ कुछ तारों को जोड़ के कभी कुछ जानवर बना लिए, कभी कुछ जो समझ में आया वही हम बना लेते थे। इसी तरह से क्या है ना कि ये नक्षत्र मंडल उसी तरह से उसी का एक भाग है जिसको कि कुछ तारों के समूह को मिला के जोड़ के एक आकृति बना देते हैं जिसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। और इसी नक्षत्र मंडल के आकार का जो भी चीज़ें हैं, अब इसी आकार को जैसे तारों के समूह को कुछ समूह को मिला के एक कोई नाम दे दिया जाता था, ठीक है। अब अक्सर ये जो भी चीज़ें जो आकृति बनती थी ना, उसका अक्सर उसका एक राशि का नाम दे दिया जाता था, ठीक है, ठीक है। तो सबसे आसानी से जो हमारे जो समझा जाने वाला जो नक्षत्र मंडल था वो उर्सा मेजर था। उर्सा मेजर जो इसमें दिया हुआ है, अर्सा मेजर, या इसको बिग बियर बोलते थे। अब बिग बियर बोलने का क्या रीजन था कि इसका जो रूप जो तारों को मिला के एक बियर के आकार का बियर का आकृति बनता था, ठीक है, जिसकी वजह से इसे बिग बियर का नाम दिया गया। इसे जो ये नक्षत्र मंडल है जिसे एक सप्तऋषि भी कहा जाता था, क्योंकि ये 7 तारों से मिलकर बना हुआ था, इसीलिए इसको सप्तऋषि भी नाम दिया गया, ठीक है। अब बात ये है कि जो ये 7 तारे हैं, इसी 7वें जो तारा है ना, जो 7वां जो तारा है, इसी तारे के जो ऊपर जो आपको सबसे ऊपरी भाग पे जब इस तारे के ऊपर जब देखेंगे तो इसी पर ध्रुव तारा है। जब इसके ऊपर देखेंगे तो वहीं हमको ध्रुव तारा दिखाई देता था। अक्सर जो पुराने समय में दिशा का जो पहचान अगर किसी इंसान को करना होता था तो इसी ध्रुव तारा से किया जाता था, क्योंकि ये उत्तर की दिशा में हमेशा दिखाई देता था और उसी उत्तर की दिशा को एक समझ के हम दिशा की पहचान करते थे, ठीक है। अब बात ये है कि तारे सब मिल के पूर्ण रूप से आकार, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम बिग बियर का जो बियर का ही फॉर्म ले रहा है, रूप ले रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको लगभग उसको एक दूसरे से जोड़ के कुछ अनुमानित जो पिक्चर जो बन सकता है उसी के हिसाब से इसका हम पिक्चर बना के इसको एक नक्षत्र मंडल का रूप दे दिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि एक जिसे एक और दूसरा जो नक्षत्र मंडल है जिसको हम लियो मेजर के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि इसका कुछ तारों के समूह कुछ मिल के एक शेर का रूप बना लेता है, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो भी नक्षत्र मंडल हैं जिनको कि अलग अलग नाम दिया गया, क्योंकि ये हमारे राशि से रिलेटेड कुछ नाम जितने भी राशि हैं उससे रिलेटेड सबको नाम दिया गया था, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी मैं आपको, क्योंकि मैं इतना बेसिक डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ कि शायद सब कुछ मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। ध्रुव तारा के बारे में ही बता ही दिया और ये ग्रह है इसके बारे में मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इसके बाद हम आगे देख रहे हैं। अब देखिए ये वाला जो चीज़ है इसको मैं चाहूँगा कि आपके पास ऑलरेडी बुक तो है ही है, तो उससे आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि जब मैं इसको समझाना शुरू करूँगा तो क्योंकि ये बहुत टाइम टेकन करेगा, ठीक है। इसलिए मैं आप इसको बुक से देख लीजिएगा, बुक से ही इसका सारा डिटेल याद कर लीजिएगा। अब देखिए आगे चलिए, क्योंकि अब इसके बारे में मैं नहीं चाहूँगा कि इसके बारे में बताना। अब देखिए जो मेन टॉपिक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टाइम इसका ज़्यादा निकले, ठीक है। अब सौरमंडल के बारे में मैंने बता ही दिया, ठीक है। और आगे जब देखिए कि और लगभग मैंने सूर्य के बारे में बता ही दिया। जब सूर्य के बारे में मैंने बता ही दिया। ग्रह है, अब इसमें जो मेन है जो मैंने नहीं बताया अभी तक लगभग,
तो ये दूरी के हिसाब से जो अपना जो ग्रह है सूर्य से कितनी दूरी है, दूरी के हिसाब से मैं इसको बता रहा हूँ कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है, इसके बारे में पता है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद से शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, मंगल आता है, बृहस्पति आता है, शनि आता है, यूरेनस आता है, उसके बाद से लास्ट में नेपच्यून आता है, ठीक है। अब इसको दूरी के हिसाब से इसको अगर याद करना हो तो आप इसका एक ट्रिक दिया हुआ है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। आगे क्या है कि जैसे कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, हम सभी जानते हैं इसको, इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बताना चाहता हूँ। अब देखिए, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि बुध सूर्य के नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन ही लगाता है, ठीक है, क्योंकि ये नज़दीक है, नज़दीक होने की वजह से ये सिर्फ 88 दिन लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका आकार और आकृति है ये लगभग पृथ्वी के समान है, ठीक है। अभी तक जो प्लूटो है जिसको हमने ग्रह माना था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह में इसको बौने ग्रह का रूप दे दिया गया, ठीक है, बौने ग्रह का इसका नाम दे दिया गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे अब क्या है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट इसमें है उसी को मैं चाहूँगा कि आपको बताऊं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, जो इसका जो ध्रुव है इस फॉर्म में, इस पर थोड़ा चपटी है, ठीक है। यही कारण है कि इसका आकार भूआब कहा जाता है, यही कारण है इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अब देखिए, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जीवन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ मौजूद है जो जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीले रंग दिखाई देती है, क्योंकि इसका जो नीले रंग दिखाई देने का रीज़न यही है कि इसका 2/3 जो भाग है वो पानी से ढका हुआ है, इसीलिए नीला रंग दिखाई देता है। चलिए फ्रेंड, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मैं पृथ्वी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा, क्योंकि पृथ्वी के बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि सूर्य के बारे में हम जान ही गए हैं, थोड़ा पृथ्वी के बारे में भी जाने कि हाँ इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इस पर जैसे जीवन का जो उत्पत्ति हुआ, जैसे जीवन का जो संरचना हुआ वो कैसे हुआ। तो इसके पहले तो हमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानना जरूरी है, ये कैसे उत्पत्ति हुआ। अब देखिए क्या होता है, जब सूर्य का उत्पत्ति हुआ तो उसके पास अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति आया, ठीक है। चाहे जो भी तारे उपग्रह जितने भी चीज़ें हैं उसका अपना कुछ न कुछ गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ठीक है, अपने अपने आकार के हिसाब से उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो क्या हुआ, जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति जब लगा तो इसके इर्द गिर्द जितने भी मौजूद जो गैस कण, जितने भी चट्टान हैं, ये क्या हुआ, छोटे छोटे चट्टान हैं, छोटे छोटे पत्थर, ये क्या हुआ, क्योंकि आप देखते ही हैं इसके इर्द गिर्द जितने भी हैं, जितने भी ग्रह हैं उपग्रह हैं, चाहे उसके इर्द गिर्द देखते होंगे छोटे छोटे ये कण इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहता है इसके साथ साथ। ये क्यों होता है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है, क्योंकि आसमान में जितने भी कण है, ये मौजूद कण है, वो किसी न किसी ग्रह, किसी न किसी तारे के चक्कर लगा रहे हैं। ये चक्कर लगाने का ये रीज़न है कि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं हो तो क्या होगा, ये इधर से उधर उड़ के जाएगा, उधर से उधर उड़ के जाएगा, जहाँ मन करेगा वहाँ गिर जाएगा। तो जैसे कि आप देखते होंगे उल्का पिंड कभी कभी ये गिर जाता है, मरे हुए उल्का पिंड ये गिर जाते हैं, क्योंकि इनकी जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, जो गिर जाता है। तो अगर ऐसा होगा तो समझ रहे जीवन मुमकिन है। अगर ऐसे गिरते रहें, इनके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अगर इनको रोका नहीं गया तो
आकाश में तो असंख्य ऐसे पिंड हैं, तारे हैं, चाहे बहुत ऐसा असंख्य पत्थर है, छोटे बड़े बहुत से ऐसे असंख्य पत्थर जो घूम रहे हैं, किसी ना किसी ग्रह उपग्रह के या तारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म ही हो जाए तो क्या जीवन मुमकिन है? एक तो आप समझिए, एक पिंड गिरता है, एक उल्का पिंड गिरता है तो इतनी बड़ी तबाही आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है अगर ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं हो तो। क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये आपस में जो गैस कण और चट्टान है जो आपस में जुड़ते क्या हुआ, एक बड़े छोटे से बड़े रूप इसमें जुड़े, फिर इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो भी छोटे पदार्थ हैं वो आके इसमें जुड़ते गए। जैसे सूर्य का जो फॉर्मेशन हुआ था या कोई भी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, अब मैंने शुरू से ही बताया किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है फिर टूटता है, ऐसे ही होता है ना। जैसे नॉर्मल लाइफ में भी देखिएगा कि जैसे पहाड़ी है उसका धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद से कुछ ऐसा आकस्मिक घटना होता है, चाहे जो भूकंप आता है फिर ये टूट जाता है, ठीक है। फिर ये फिर धीरे धीरे फिर हवाओं की वजह से इसमें जो मिट्टी बहती है, चाहे धूल कण आते हैं, फिर जुड़ते फिर ये एक बड़ा रूप धारण करता है। उसी तरह से ये आकाश में जितने भी पिंड है उसी तरह से होता है। इसमें बहुत सारे कारण होता है, रासायनिक क्रिया होता है, चाहे बहुत सारे कारण जिसकी वजह से जुड़ते बड़ा होता है। इसी तरह से इसका भी है, ठीक है। तो ये भी धीरे धीरे ये एक साल में तो हो नहीं रहा, इसका रूप धारण करने का जो रीजन है लगभग 4.6 अरब साल पहले हुई थी। जो पृथ्वी का जो फॉर्म रूप धारण किया था, जो पूरी तरह से एक रूप धारण किया पृथ्वी का, ये लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था। समझ सकते कितने साल पहले हुआ था, ठीक है। उस समय क्या था ना कि ये एक आग का गोला था, ठीक है। उस समय जब इसका फॉर्मेशन हुआ था शुरू में तो ये आग का गोला हुआ था, जितने भी आग के गोले के रूप में ही होता है। तो अब क्या हुआ कि अब इसमें, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो इसके ऊपर ये धरती है, इसमें जो भारी पदार्थ हुए थे, ठीक है, इसके जो केंद्र था, इसके केंद्र में भारी पदार्थ थे, जैसे आयरन था, कॉपर था, ये सब चीज़ें थी जो पृथ्वी के केंद्र में जमा हुआ था। अब ये क्या हुआ, ये गर्म होके ये धीरे धीरे क्या हुआ, ऊपर आया। जैसे आज के डेट में जो लावा मैग्मा ये सब धीरे धीरे जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे से जो ऊपर आता है, अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे ऊपर आया और ठंडा होकर ये जमने लगा और ये क्या हुआ, एक क्रस्ट का निर्माण किया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसी समय क्या हुआ था ना, जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा था तो पृथ्वी के आसपास, क्योंकि अब पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा था तो पृथ्वी के पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति आने लगा, ठीक है। इसके पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति आने लगा। अब इसके भी इर्द गिर्द क्या हुआ, गैसीय कण चट्टान इसके भी इर्द गिर्द क्या हुआ, इकट्ठा होने लगे, ठीक है। बाद में एक धूमकेतु, ठीक है, कि पृथ्वी से, अब क्या हुआ, जो धूमकेतु होता है, बहुत सारे धूमकेतु होते हैं, ये क्या होता है, किसी न किसी ग्रह उपग्रह से टकराने का प्रयास करते हैं, ठीक है, लेकिन टकराते नहीं। अगर टकरा जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप न्यूज़ चैनल में देखते होंगे कि ये उल्का पिंड उससे टकराने वाला है, उससे टकराने वाला है। तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। लेकिन उस समय क्योंकि ये नॉर्मल था, उस समय टकरा जाता था, क्योंकि उस समय जीवन नहीं था। अगर टकरा ही जाए तो जीवन, क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि मैंने बताया नहीं है लेकिन आगे मैं बताऊँगा कि कुछ ग्रह हैं जिस पे जीवन नहीं है, पृथ्वी पे जीवन है, जिस पे कि ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई, बाद में हो सकता है उस पर जीवन रही होगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो किसी उल्का पिंड या किसी धूमकेतु के टकराने से उस पर एक भीषण आग लगी, एक भीषण तबाही मची, जिसकी वजह से वहाँ पे हो सकता है कि पहले जीवन रही होगी, ठीक है, और बाद में जीवन ख़त्म हो गई। हो सकता है पृथ्वी पे भी आने वाला कई साल आगे, अब ये नहीं बोल सकते कंफर्म किसी भी चीज़ को नहीं, लेकिन जैसे कुछ जितने भी ग्रह हैं, जैसे कुछ ग्रह हैं, ठीक है, जिस पे कि ये सब चीज़ें हुई थी, ठीक है, बाद में नहीं दिखती है। जैसे आप मान लीजिए शुक्र ग्रह ही है, ठीक है, शुक्र ग्रह पे पहले सब कुछ था, जैसे एक अनुमान लगाया था पहले सब कुछ था, लेकिन बाद में कुछ पिंड और उल्का पिंड और ये सब चीज़ों या धूमकेतु के टकराने की वजह से इस पर भी जीवन पहले रहा होगा, हो सकता है ख़त्म हो गया होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने से क्या हुआ कि जो कण थे, ठीक है, अब इसके जो मौजूद, इसके पास जो बहुत सारे कण थे, वो क्या हुआ, वो बिखर के, जो क्या होता है, बिखर के अलग हुए, ये बिखर कर और अलग हुए। और ये क्या हुआ, एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ये भी जिस तरह पृथ्वी एक जुड़ा, ये भी क्या हुआ, एक कण एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये आपस में जुड़े और ये यही चंद्रमा का निर्माण किया, यही चंद्रमा का निर्माण किया, ठीक है।
तो अब क्या हुआ, इसी तरह से अरबों साल, ठीक है, अरबों साल तक जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सालों तक ये फॉर्मेशन के बाद से कुछ शांति आया, ठीक है, इस पे शांति रहा, ठीक है। अब लगातार इस पे एस्ट्रॉयड जो थे, ठीक है, एस्ट्रॉयड जैसे क्षुद्र ग्रह है और चट्टान है, इस पे टकराने की वजह से जो इसका जो सतह था एक पिघली हुई चट्टान के रूप में दिखाई देने लगा। लगातार जब इस पे जब क्षुद्र ग्रह है या बहुत सारे चट्टान इस पर लगातार गिरते रहे, ठीक है, और क्योंकि ये गर्म था, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका जो सतह था एक पिघला हुआ चट्टान के रूप में दिखाई देने लगा, ठीक है। उस समय क्या था ना कि गर्म क्या, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हाई हीट हो तो बड़े से बड़े चीज़ पिघल के ये हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो उसी तरह से क्योंकि उस समय तो यही सब आग का गोला ही बरसता था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो भी चीज़ें गिरती थी एक पिघले हुए चट्टान के रूप में दिखाई देने लगी, ठीक है। गिरते क्योंकि कोई भी चीज़ अगर गिरेगा, अगर ज़्यादा मात्रा में अगर किसी भी चीज़ पे, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर गिरता है तो वही चीज़ दिखाई देगा ना, तो जिस फॉर्म में गिर रहा है उसी फॉर्म में वो दिखाई देगा। तो उसी तरह से क्या हो, अब देखिए उस समय क्या था ना कि उस समय महासागर और वायुमंडल नहीं था, ऑक्सीजन भी नहीं था पृथ्वी पे, कैसे होगा, ये सब चीज़ें इतनी सारी थी जिसकी वजह से इस पर ऑक्सीजन और वायुमंडल या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ ना कि आगे चल के धीरे लाखों करोड़ों साल तक ये गिरने के बाद से धीरे धीरे ये एस्ट्रॉयड का गिरना कम हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि इसके पास जो था ये चंद्रमा था, इसके पास मौजूद था, ठीक है, तो इसका भी तो अपना ऊष्मा होगा, ठीक है, इसके पास जो ऊष्मा था, क्योंकि इसका भी अपना फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन की वजह से इसके पास भी कुछ जो भी पिंड और जीव जो भी चीज़ें हैं, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सब चीज़ें इस पर भी गिरता होगा, इसका भी अपना ताप होगा, जिसकी वजह से इसका भी जो गर्मी है इसको पृथ्वी को पड़ता होगा, जैसे सूर्य को हमको सूर्य की गर्मी की वजह से हम लोग को भी गर्मी पड़ती है, इसी तरह से इसका भी गर्मी होगा। एक तो इधर से सूर्य का गर्मी पड़ रहा है, ठीक है, इधर से चंद्रमा का गर्मी पड़ने लगा, तो ये क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा हीट था, ठीक है, उस समय बहुत गर्म था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है हल्का धीरे धीरे जब कम होने लगी, तो ये क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, ये चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जाने लगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि दूर जाने की वजह से ये क्या हुआ, जिसे हम शुरू में देखें, जब ये पृथ्वी जब चंद्रमा के पास था, जब चंद्रमा का निर्माण हो रहा था, तो उस समय सिर्फ 22,000 किलोमीटर ही था दूर, समझ सकते हैं, ये सिर्फ 22,000 किलोमीटर था। लेकिन आज के टाइम में जब इसको देखेंगे तो ये 3,84,400 किलोमीटर हमसे दूर जा चुका है, ठीक है। क्योंकि दूर जाने का वजह यही है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसके पास अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी, इसके पास शायद हो सकता है कि थोड़ा ये हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये इससे दूर जाने लगा, ठीक है। अब दूर जाने की वजह से ये क्या हुआ, जब ये दूर जाने लगा तो इसकी जो अपनी जो ऊष्मा है वो जो इस पर पड़ती थी वो कम होने लगी धीरे धीरे। अब जब कम होने लगी तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो पृथ्वी का जो तापमान है उसमें गिरावट आने लगी, ठीक है। साथ ही साथ जो पृथ्वी के नीचे से जो निकलने वाला ज्वालामुखी जो पदार्थ था वो सतह पे आ गया। जब ये इसका तापमान कम होने लगेगा तो क्या होगा, इस पर जो भी चीज़ें जो नीचे से जो ज्वालामुखी पदार्थ है, तापमान कम होगा तो ऑटोमेटिक है कि सही ये इसका जो तापमान कम होगा तो इस पर ठंड थोड़ा सा बढ़ेगी, ठीक है। ठंड की वजह से इस पर जो निकला हुआ जो पृथ्वी की सतह से जो निकला हुआ जो ज्वालामुखी पदार्थ है वो क्या हुआ, ठंड होकर पृथ्वी पर एक परत का निर्माण किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ज्वालामुखी से जो निकलता था, क्योंकि ज्वालामुखी से बहुत सारी चीज़ें निकलती है, तो ज्वालामुखी जो निकलता था उसमें वाष्प, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ये जो ज्वालामुखी जो निकला था, अब क्या हुआ कि ये एक बादल का रूप धारण किया, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब सारे वाष्प, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिलके क्या हुआ, एक बादल बनने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि बादल में जो मौजूद जो वाष्प थे, जो बादल में जो मौजूद वाष्प का रूप धारण किया था, वो क्या हुआ कि पृथ्वी पर बरसने लगा, जो कि यह प्रक्रिया लगातार करोड़ों साल तक चलते रहा, ठीक है। अब क्या हुआ, साथ में जो धूमकेतु है, जिसके पास अपना बर्फ का, जिसके पास जैसे, क्योंकि धूमकेतु का जो फॉर्मेशन होता है उसमें उसका जो निर्माण होता है उसमें गैस, कण, चट्टान के साथ साथ उसमें बर्फ भी होता है, ठीक है। इसीलिए वो देखिएगा एक उसका जो पुच्छल तारा जो उसको होता है, क्योंकि उसका पिछला वाला पोर्शन देखिएगा वो एक बहुत चमकीला दिखाई देता है उसका, इसलिए उसका जो पूंछ वाला जो रूप होता है वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसको बर्फ़ का बना होता है, तो किसी भी बर्फ़ पे, और वो क्या होता है, ये वाष्पीकृत होते रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना गलते रहता है, ठीक है।
अब क्या हुआ, बर्फ की बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अब इस सब चीज़ों का बर्फ की बढ़ने की वजह से कि इसके साथ क्या हुआ कि वर्षा हुआ। ठीक है, अब वर्षा होने के बाद क्या हुआ, ये आगे चल के जो भी ये वर्षा जो हुआ, जो पृथ्वी पे हुआ, ये आगे चल के क्या हुआ, महासागर का रूप धारण किया। ठीक है, जब ये वर्षा होने लगा तो ये महासागर का रूप धारण किया। अब क्या हुआ, महासागर में जो सिर्फ महासागर में वर्षा पानी का ही नहीं था, क्योंकि इसमें गैस भी था, बहुत सारे गैस थे, जैसे कि हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था और कार्बन था। ये सारे मिलके क्या हुआ, आगे चल के एक शैवाल का निर्माण किया। ठीक है, जब ये शैवाल का निर्माण हुआ तो बाद में क्या हुआ, ये शैवाल क्या हुआ, सूर्य से प्रकाश ग्रहण कर ऑक्सीजन का निर्माण किया। यही प्रकाश ग्रहण करके ऑक्सीजन का निर्माण किया और इसके कुछ वर्ष बाद प्रोटोजोआ है जैसे एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, ऑक्सीजन के बाद से एक प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उसका निर्माण हुआ। उसके बाद से धीरे धीरे आगे चल के ये सृष्टि की संरचना हुई। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने शुरू में बोला था कि इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा। ये आपके जीवन, हमारे जीवन की संरचना जो है ना, कैसे हुई थी, कितना मज़ेदार है, इसको पढ़ने के बाद से समझ में आता है, बहुत मज़ा आता है। बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं आप मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग चीज़ों की जानकारी देने के बाद से मैं चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें। मेरा यही मकसद है कि जितने लोग अगर इसको पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है कि उनको ये पता नहीं होगा, और ये पढ़ने के बाद से, मेरे वीडियो को देखने के बाद से शायद उन्हें ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखिए, इसी तरह से मैं चाहूँगा कि इसके कुछ जैसे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको मैं बता दूं। ठीक है, आगे तो देखिए, आगे तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके जो फैक्ट्स हैं इसको मैं बताना चाहता हूं। अब पृथ्वी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, अब क्या है, ये आकार में क्या है ना, ये 5वां ग्रह है जो इसकी आकार है, ये सारे ग्रहों में सबसे 5वां नंबर पर आता है। ठीक है, और इसका 2/3 भाग जो है वो पानी होने की वजह से इसे नीला ग्रह कहते हैं। और इसकी एकमात्र जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। ठीक है, जिसके बारे में मैं आगे, अब चंद्रमा का फॉर्मेशन शायद हल्का फुल्का आपको मैंने बता ही दिया, लेकिन थोड़ा सा और आगे मैं बताऊंगा जब चंद्रमा इसमें जो दिया हुआ है इसको मैं जब अभी क्योंकि थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में जानिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये इसलिए झुका हुआ है क्योंकि ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही झुका हुआ। अब देखिए, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, ये कभी 23.5 डिग्री इधर घूमेगा तो कभी 85 डिग्री इधर घूमेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये पेंडुलम की तरह कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। किसी भी चीज़ को रोकने के लिए एक बैलेंस चाहिए ना, दोनों तरफ से। अगर कोई चीज़ है तो दोनों तरफ से एक बैलेंस चाहिए। अगर इस तरफ ही सिर्फ गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगे रहा है, इस तरफ से नहीं रुका है, तो या तो पूरी तरह से ये झुक जाएगा सूर्य की तरफ। ठीक है, तो वो भी दिक्कत है। अगर इस तरफ से नहीं हो तो, क्योंकि इसका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति थोड़ा सा ये है, तो इसलिए 23.5 डिग्री इसकी झुकी हुई है। अब इस झुकावट की वजह से क्या होता है, झुकावट की वजह से मौसम में जो परिवर्तन होता है इसी वजह से होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, ये जो पृथ्वी है अपने कक्षा पे पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। ठीक है, अब क्या है, जो पृथ्वी है जो सूर्य के जो चक्कर लगाती है वो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड में लगभग ये पूरे समय पूरा कर लेती है। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा जो समय होता है, ठीक है, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, ये सब मिल के आगे चल के एक दिन के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो हर साल क्या होता है, हर साल क्या होता है, इसकी वजह से 6 घंटे का बढ़ोतरी होता है। इसीलिए हर चौथे साल पे 366 दिन होता है और यहीं जाके एक लीप ईयर्स का फॉर्म लेता है, जिसे हम देखते हैं। इसी कारण हर साल फरवरी में इसको जो 28 दिन का जो होता है 29 दिन हो जाता है। ठीक है, और क्या है, ये आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के सूर्य की तरह दिखती है। ठीक है, शुक्र की तरह दिखती है। अब क्या होता है कि हम शुक्र के बारे में, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहूँगा इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है,
तो ये शुक्र की तरह दिखती है। अब शुक्र के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, शुक्र का फॉर्मेशन क्या हुआ। शुक्र विलुप्त हो गया है, इसके पहले उस पर जीवन दिखता था जो कि आज नहीं दिखता है, इसके बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्या है, मैंने आपको बताया था झुके होने की वजह से इसका परिवर्तन, इसका जो मौसम में है जो परिवर्तन होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है, ठीक है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम जो तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष, पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ठीक है। अब चंद्रमा के बारे में बता दूं, चंद्रमा के फॉर्मेशन के बारे में मैंने बता ही दिया था लगभग हल्का फुल्का कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, पृथ्वी के साथ ही हुआ था। अब देखिए क्या होता है, इसमें कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है जैसे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें चंद्रमा के बारे में। जैसे हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि चंद्रमा में दाग है। ये दाग का रीज़न जानते हैं क्या था? इस दाग का रीज़न क्या है कि जब चंद्रमा का फॉर्मेशन हो रहा था, चंद्रमा पे क्या हुआ कि एक कुछ अरब साल लगभग, ये आज से 4.1 या 4.1 से 3.8 मिलियन जैसे अरब साल पहले एक हैवी लीड बम्बार्ड हुआ था, हैवी लीड बम्बार्ड हुआ था, जिसमें कि मेटियोर्स था, एस्ट्रॉयड था, कॉमेट्स था। इसका ये क्या हुआ, ये चंद्रमा पे आके टकराया। इसके टकराने से क्या हुआ कि चंद्रमा के परत पे, जो चंद्रमा का जो सतह है उस पर एक दरार पड़ा, जिसकी वजह से उसके परत से जो पतली सतह थी उसके अंदर से क्या हुआ, एक मैग्मा, जो मैग्मा था, मैग्मा का परत बाहर निकला। यही बाहर निकल के क्या हुआ, चंद्रमा के सतह पे आ गया। अब इसके सतह पे आ जाने से ये क्या होता है कि बाकी जो सतह है उससे थोड़ा सा ये कम चमकीला दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमें ये दाग प्रतीत होता है। शुरू में तो इसको लोग जैसे प्राचीन काल में इसको मतलब इसको समुद्र के रूप में ही मानते थे, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है। अब क्या है कि ये चंद्रमा जो है, अब जैसे मैंने शुरू में बताया था 23,000 किलोमीटर दूर था, जो कि आज के टाइम में 3,84,400 किलोमीटर दूर हमसे जा चुका है। ये हर साल क्या है, हमसे 1.5 इंच जो है हमसे दूर जा रहा है, ठीक है। अब समझ रहे हैं कि आगे जाके क्या होगा। अब देखिए चंद्रमा का जो टेम्परेचर है, दिन के टाइम में 127 डिग्री है और रात के टाइम में -173 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। चंद्रमा का जो आकाश है वो काला दिखाई देता है, हमारी पृथ्वी की तरह आपको नीला नहीं दिखाई देता है। अब देखिए जो नील आर्मस्ट्रांग था 1969 में पहला व्यक्ति जो चांद पे कदम रखा था, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता चुका है, ठीक है। अब देखते हैं, अब चलते हैं हम आगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पे एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसका जो परिणाम होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी हमें चंद्रमा का केवल पृथ्वी से जो हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो चंद्रग्रहण और ये सब चीज़ें, जो पूर्णिमा और अमावस्या होता है, जिसका मुख्य कारण यही है, क्योंकि उसका एक ही भाग हमें दिखाई देता है, इसी वजह से दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, ठीक है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त जो असंख्य है छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जितने भी छोटे पिंड है, तारों और ग्रहों के एवं उपग्रहों के अतिरिक्त जो असंख्य छोटे पिंड है वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इन पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग है। जो क्षुद्र ग्रह है, ग्रह के ही भाग है, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद से ग्रहों से टूटकर अलग हुए थे, ठीक है। जब क्योंकि ये फॉर्मेशन होता है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत सारे जो पिंड मिलके, चट्टान मिलके, पत्थर मिलके, गैस कण मिलके एक ग्रह का निर्माण करते हैं। फिर एक छोटा सा बहुत बड़ा पिंड किसी वजह से, किसी विस्फोट के कारण, कोई इसमें टकराने की वजह से ये क्या होता है, टूटता है। तो फिर ये छोटे छोटे ये क्षुद्र ग्रह के रूप धारण करते हैं। तो ऐसे होता रहता है, जो छोटा चीज़ है वो जुड़ता है। जैसे मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ, चट्टान टूटा, फिर उसके बाद से थोड़ा और टूटा, टूटने के बाद से एक मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ। फिर मिट्टी क्या होता है कि ये धीरे धीरे लाखों करोड़ साल ये जुड़ते एक चट्टान का फॉर्म लेता है। तो इसी तरह से इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ। ये हमेशा ये साइकिल चलते रहेगा, ठीक है। जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, कोई भी चीज़ें होती है ये इसी वजह से होती है, इस वजह से नहीं होता। मतलब कोई भी चीज़ें हैं, इसी तरह से जो भी चीज़ें एक साइकिल है,
जो हमारा जो ब्रह्मांड है, इसमें जो भी चीज़ें होती है एक साइकिल है, ठीक है। जैसे कि बारिश ही होता है, बारिश होता है, फिर उसके बाद से जलवाष्प होता है, फिर ऊपर जाके बादल का फॉर्म लेता है, फिर उसके बाद से नीचे आके फिर बारिश होता है, फिर बारिश होता है, पानी होता है, फिर ये जलवाष्प के रूप में ऊपर बादल बनता है, ऐसे ही होता है। तो इसी तरह से जैसे हर चीज़ का एक फॉर्मेशन, एक साइकिल है, ये धीरे धीरे इस फॉर्म में आता है, फिर इस फॉर्म से फिर नीचे आता है, इसका कोई अलग रूप नहीं है, ठीक है। इसी तरह से इनका भी जो फॉर्मेशन हुआ, इनका भी जो जन्म हुआ, इसी तरह से हुआ था। अब देखिए क्षुद्र ग्रह है, क्यों बृहस्पति और मंगल के आसपास ही बहुत ज़्यादा गुजरता है, ठीक है। और क्षुद्र ग्रह का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एकदम इतनी ज़्यादा मात्रा में क्षुद्र ग्रह का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। अब इसका रीज़न क्या है ना, कि जब ग्रहों का फॉर्मेशन हो रहा था, जब ग्रह बन रहे थे, ग्रहों का निर्माण हो रहा था, तो उस समय क्या हुआ था कि एक कोलाइजन की वजह से, जब निर्माण के समय, क्योंकि ये टूटता बिखरता जुड़ता ऐसे वैसे होते रहता था, तो इस कोलाइजन की वजह से बहुत छोटे 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 ग्रहों के जो टुकड़े थे जो ब्रह्मांड में बिखर गए, ठीक है। अब ये बिखरने की वजह से इधर उधर बिखरने लगे। अब क्योंकि जिसके पास जितनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी, वहीं तो इन सब चीज़ों को, इन क्षुद्र ग्रहों को, इन पिंडों को अपने तरफ खींचेगा। तो क्योंकि मंगल और बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है, और इस ग्रह के बड़े होने के कारण इसके पास जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी बहुत ज़्यादा थी, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होने की वजह से इन्हीं के इर्द गिर्द ये सारे जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द क्या हुआ, ये घूमने लगे। अब देखिए ये क्या होता था, आगे चल के क्या हुआ, ये अपने में लगे टकराने, ये भी अपने में टकराते रहते हैं, ठीक है। टकराते हैं तो ये फिर, क्योंकि बड़ा पत्थर अगर बड़े पत्थर से टकराएगा तो उसमें से कुछ तो छोटा पत्थर आएगा, तो उस तरह से क्या होता कि छोटे छोटे फिर ये टकराते गए, एक छोटा छोटा पिंड का रूप धारण करते गए, क्षुद्र ग्रह का रूप धारण करते गए, टूट टूट के, जिनकी वजह से जो एस्ट्रॉयड है, जो क्षुद्र ग्रह है, इसकी संख्या बढ़ते गई, बढ़ते रहती है। आज के डेट में भी यही सब फॉर्मेशन हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर कुछ अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ जुड़ रहा है, टूट रहा है, कोलाइजन के कारण टूट रहा है, ये फॉर्मेशन होते रह रहा है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि एस्ट्रॉयड, अब देखिए ना, एक ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एस्ट्रॉयड जितने महंगे हैं ना, क्योंकि ये बहुत सारे एस्ट्रॉयड हैं जो मेटल्स के बने हुए हैं, ठीक है। जैसे सोना है, प्लेटिनम है, यूरेनियम है, इतने प्रीशियस मेटल्स के ये बने हुए हैं, ठीक है, जो कि जो इतने ज़्यादा मात्रा में हमारे सौरमंडल में ये एस्ट्रॉयड मौजूद है कि अगर एक तरह से अगर सोचा जाए ना, जिसकी कीमत जानते हैं आप, सोच भी नहीं सकते, 5.57 ट्रिलियन यूएस डॉलर इसका कीमत माना जा रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से जो मंगल है और बृहस्पति के बीच जो मौजूद है, जो एस्ट्रॉयड है, जिसकी कीमत जो देखा जाए ना, तो 700 क्वाड्रिलियन यूएस डॉलर हो सकता है। लगभग 7 के बाद से 20 गो जीरो लगा दीजिए। अगर पूरे वर्ल्ड में, अगर नासा के अनुसार अगर पूरे वर्ल्ड में अगर इसको हर एक आदमी को दिया जाएगा, तो पर पर्सन को पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, हर इंसान को 7 लाख करोड़ रुपया मिल सकता है। समझ सकते हैं इसका कीमत कितना है। यही कारण है कि नासा है फ्यूचर में एस्ट्रॉयड माइनिंग का प्लान कर रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक है, आगे क्या क्या होता है देखते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कि ये इतना आसान नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया कि इनके गिरने की वजह से कितना विशाल घटना होता है, जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जिसमें से एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा है, महाराष्ट्र में जो एस्ट्रॉयड के गिरने की वजह से जो लोनार जो झील है, उसी के वजह से ये लोनार झील का निर्माण हुआ था, ठीक है। और एक जो हमको एक जो सबसे नंगी आंखों से देखने वाली जो एस्ट्रॉयड है, जिसका नाम है फॉरवेस्टा, जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कितना ये क्षुद्र ग्रह कितना प्रीशियस है, जिसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम उल्का पिंड के बारे में। तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लें। अब देखिए सूर्य के, इसको भी मैं प्रयास करूंगा कि इसको भी मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे कणों को उल्का पिंड कहते हैं। ये सब उसी तरह के फॉर्म में आते हैं। कभी कभी ये फॉर्म जो उल्का पिंड है, पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। परिमाण चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से बिना जले ही पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढा बन जाता है, ठीक है।
ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। कोई तो बिना जले हुए, कोई उल्का है जो बिना जले हुए पृथ्वी पर गिर जाता है, ठीक है, जिसको हम उल्का कहा जाता है। यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि लगभग आप ये जान के बहुत हैरान, जैसे कि ये लगभग हर दिन 48.5 टन मेट्रोड्स जो बिना जले हुए हमारे पृथ्वी पर गिर जाते हैं, ठीक है। ये कितना खतरनाक है, लेकिन क्योंकि इनकी जो आकार होती है वो इतनी छोटी होती है कि हमें पता नहीं चलता है। बड़े आकार के जो गिरते हैं वो हमें समझ में आ जाता है, ठीक है, वो तो पता ही चल जाता है, पूरा न्यूज़ चैनल हर जगह दिखाने लगता है। जैसे कि डर भी है, अगर बड़ा नहीं गिरे, जीवन में आगे चल के ऐसा कुछ ना हो, ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमारा यहाँ से अब इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि शायद मैंने आगे चल के पढ़ा ही दिया लगभग। देखिए ये चीज़ आकाशगंगा के बारे में मैंने बता ही दिया था, ठीक है। तो आज ये टॉपिक आपको कंप्लीट हो गया लगभग, ठीक है। जिसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि आकाशगंगा जो मिल के, बहुत सारे असंख्य आकाशगंगा जो मिलकर है वो ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ठीक है दोस्त। आज ये NCERT बहुत लंबा हो गया, लेकिन शायद उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर इसके आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे चैनल को, कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि बहुत से लोग इसको देखें, ठीक है, और उनको इससे हेल्प मिले।